हेलो हाय एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबका स्वागत करती हूँ। आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य के ऊपर मैं अपना चैनल है वो वापस स्टार्ट कर रही हूँ और आज मेरा ये पहला वीडियो है और आपको सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारा एनसीईआरटी बुक है, क्लास 12th है और इसका जो भाग 2 है उसका मैं पहला चैप्टर है वो आज आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है वस्त्र और परिधान के लिए डिजाइन। तो इस चैप्टर के बारे में आज अपन थोड़ी चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर के अंदर वस्त्र और परिधान बनाने के लिए जो डिजाइन शब्द है इसको हम डिस्कस करेंगे। डिजाइन के दो मूल जो हम जिन टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे वो हमारे दो मूल बिंदु है, जिसको हम एक तो कहेंगे कला के तत्व और एक कहेंगे कला के सिद्धांत। दोनों की हम चर्चा करेंगे। कला के तत्व कौन से हैं, कला के सिद्धांत कौन से हैं। तो आप लोगों को सबसे पहली बात तो यही आपको ध्यान रखना होता है कि कला के जो सिद्धांत है उनको हमें अलग तरीके से डिस्कस करना है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें इन दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कला का तत्व है या कौन सा कला का सिद्धांत है। तो कला भी बोल सकते हो आप, डिजाइन भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको खाली ध्यान रखना है कि हमारे डिजाइन के तत्व कौन से हैं और डिजाइन के सिद्धांत कौन से हैं। डिजाइन का ही दूसरा नाम क्या बताया गया है, कला बताया गया है कि कला के तत्व कौन से हैं और कला के सिद्धांत कौन से हैं। तो हमारे कला के जो मुख्य रूप से सिद्धांत है वो 7 बताए गए हैं, लेकिन आपके इसी चैप्टर के अंदर इन दो बिंदुओं का ही उल्लेख किया गया है। एक तो रंग के ऊपर जोर दिया गया है, एक आपका रेखा के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। बाकी इन सारे जो शब्दों का खाली नाम मात्र है, और लेकिन अपन इस वीडियो के अंदर इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सारे जो बिंदु हैं आपके तत्व हैं वो कैसे एक डिजाइन को अपनी विकसित करने के लिए अपनी भूमिका को दिखाते हैं। तो सबसे पहले अपन रेखा को देख लेते हैं कि रेखा एक सबसे छोटा टॉपिक है इसके अंदर कि रेखा क्या होती है। तो हमें समझना है कि रेखाएं हैं वो 2 प्रकार की होती है। टोटल मिला के हमारे पास क्या है, 4 प्रकार है। तो मेन हम रेखा को बांटेंगे तो क्या कहेंगे, रेखा है वो 2 प्रकार की होती है। एक को क्या कहा गया है, सरल रेखा कहा गया है, जो फर्स्ट इसका प्रकार है, और दूसरा जो प्रकार है इसका वो क्या कहलाता है, वक्र रेखा कहलाती है। तो हमें इन दोनों को देखना है कि सरल रेखा कौन सी होती है और वक्र रेखा कौन सी होती है। तो सरल रेखा है उसको हमने वापस कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। तो ये हम देखेंगे कि ये जो सरल रेखा है वो कौन कौन सी है। तो सरल रेखा है, जो पहली प्रकार की सरल रेखा है उसको हम खड़ी रेखा बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं बोल सकते हैं। जो दूसरी आपकी रेखा है उसको हम पड़ी रेखा के नाम से भी जानते हैं या क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं। और तीसरी जो हमारी रेखा होती है वो हमारी कैसी होती है, ये तिरछी रेखाएं होती है। तो ये हमारी 3 प्रकार की रेखाएं हैं जो हमारी सरल रेखा के नाम से जानी जाती है। और जो हमारा चौथा रेखा का प्रकार है वो क्या होता है, ये वक्र रेखाएं होती है, जो हमने दूसरा प्रकार इसका बताया है। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने प्रकार की रेखाएं हैं, 4 प्रकार की रेखाएं हैं जो आपके 2 भागों के अंदर वर्गीकृत की गई है। अब आपका प्रश्न यहाँ से इस तरीके से बनता है कि जो ये खड़ी रेखाएं हैं ये आपको क्या दर्शाती है, पड़ी रेखाएं हैं वो आपको क्या दर्शाती है, और तिरछी रेखाएं हैं वो आपको क्या दर्शाती है, वक्र रेखाएं हैं वो क्या होती है और आपको किस चीज से आपको अवगत कराती है। तो आपको इन सारी चारों रेखाओं को अलग अलग करके आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है ये खड़ी रेखाएं होती है, खड़ी रेखाएं हैं और आपके डिजाइन को किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर सकती है ये आपको दिखाती है। कैसे दिखाती है कि एक अगर लंबा व्यक्ति है, अगर एक छोटा व्यक्ति भी है और एक लंबा व्यक्ति है, तो ये जो खड़ी रेखाएं हैं
आपके कौन से व्यक्ति के ऊपर ज्यादा अच्छी लगती है, ये आपको बताना होता है। और आपका प्रश्न भी, आप चाहे कोई सा भी होम साइंस के अंदर कोई सा भी एग्जाम देख लो, यहाँ रेखाओं से आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ये जो भी गृह विज्ञान से कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उनके लिए भी ये वाला बिंदु होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और हर कंपटीशन एग्जाम में इससे सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो अगर एक लंबा व्यक्ति है तो ये खड़ी रेखाएं है, ये उस व्यक्ति की लंबाई को अधिक बढ़ा देता है। तो ये लंबे व्यक्ति के ऊपर शोभा नहीं देते। इस रेखा से बने हुए जो डिजाइन के वस्त्र होते हैं वो एक लंबे व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये एक छोटे व्यक्ति के लिए एक रामबाण का काम करते हैं। छोटा व्यक्ति होता है हाइट में, जो बोना व्यक्ति बोल सकते हैं या नाटा व्यक्ति बोल सकते हैं, उस व्यक्ति को ये खड़ी रेखाओं से युक्त वस्त्रों को पहनना उसके लिए काफी सुंदरता को आकर्षित करने वाला देखा जाता है। अगर हम कहें मोटे व्यक्ति के लिए, तो मोटे व्यक्ति और छोटे व्यक्ति जो दोनों तरीके के व्यक्ति होते हैं वो इस तरीके की खड़ी रेखाओं से युक्त वस्त्र उनके ऊपर अच्छे लगते हैं। तो ये हमारा डिजाइन का तत्व खड़ी रेखाएं हैं। ये बताता है कि ये गतिशील रेखाएं होती है, व्यक्ति को हमेशा गतिशील बनाता है और छोटे और मोटे व्यक्ति को अधिक आकर्षित करके दिखाता है। मोटे व्यक्ति का मोटापा है वो इस खड़ी रेखाओं के होने पर थोड़ा कम दिखाई देता है और छोटे व्यक्ति की हाइट है वो थोड़ी सी लंबी होके हमें दिखाई देती है। तो ये हमारे छोटे और मोटे दोनों व्यक्ति के लिए हमारी खड़ी रेखाओं से युक्त वस्त्र है वो बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरी प्रकार की जो रेखाएं हैं हमारी, ये बड़ी रेखाएं कहा जाता है या इसको कहे तो क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। तो ये रेखाएं क्या करती है, इसका बिल्कुल उल्टा काम करती है। तो ये अगर व्यक्ति छोटे हैं और मोटे हैं तो उन दोनों को ये रेखाएं क्या है, अच्छी नहीं लगती है। वो उनका मोटापा और बढ़ा देगी और उनकी हाइट है वो और कम करके दिखा देगी। तो जो छोटे व्यक्ति हैं, मोटे व्यक्ति हैं, उनको इस रेखाओं का प्रयोग है वो कभी नहीं करना चाहिए। ये जो लंबे व्यक्ति हैं और आपको जैसे पतले व्यक्ति है, दोनों इससे अपोजिट। छोटे की जगह मैंने क्या लिखा, लंबे लिखा। मोटे की जगह क्या लिखेंगे, पतला व्यक्ति, दुबला व्यक्ति। पतला और दुबला व्यक्ति है तो उसको अगर इस तरीके की रेखाओं के वस्त्र हम पहनाएंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा और जो लंबे व्यक्ति है उसकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये दोनों हमारे इसके बिल्कुल अपोजिट चलती है और ये हमें स्थिरता का आभास देती है। व्यक्ति की कार्य क्षमता होती है इस तरीके की रेखाओं का यूज करने के बाद में उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारे लंबे और पतले व्यक्ति के लिए तो सही है, लेकिन उनकी क्या करती है, कार्यशीलता को कम करके दिखाई देती है। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो इन तिरछी रेखाओं में मिलता है। ये तिरछी रेखाएं इस तरीके की रेखाएं होती है जो व्यक्ति को गतिशील भी बनाता है और एक तरीके से उसकी लंबाई भी विकसित करता है, उसकी मोटाई भी को भी कम करके दिखाता है। तो ये हर तरीके से हमारे लिए क्या होती है, फायदेमंद साबित होती है। तो तिरछी रेखाएं हैं वो हमारे हर तरीके के व्यक्ति के लिए अच्छी लगती है। इसी तरीके से जो हमारी ये वक्र रेखाएं होती है ये भी व्यक्ति के लिए गतिशील रेखाएं बनाई जाती है। जो हमारी रेखाओं का आकार है, उसका नमूना है और उसकी रेखाकार और नमूना दोनों को अधिक तरीके से विकसित करने के लिए हमारी क्या होती है, वक्र रेखाएं होती है। आप देखते हो कोई भी फूल पत्ती है उसका डिजाइन बनाने के लिए हमें इन वक्र रेखाओं का ही सहारा लेना पड़ता है। तो वक्र रेखाएं आपकी इन चारों का एक तरीके से कहा जाए तो मिश्रण होता है और उसी के आधार पर हमारी इन रेखाओं को हमने 4 भागों में बांटा गया है। एक को हम खड़ी रेखाएं कहते हैं, एक को हम पड़ी रेखाएं कहते हैं, एक को हम तिरछी रेखाएं कहते हैं और एक को हम वक्रकार रेखाएं कहते हैं। तो ये रेखाएं हमारी क्या है, 2 प्रकार की है जिनको टोटल मिलाकर हमने 6 भागों में वर्गीकृत किया है और ये 4 भागों में वर्गीकृत किया है और ये 4 भाग हमारे इस तरीके से रेखा के चैप्टर को पूरा करते हैं। अब हम आगे चलते हैं रंग वाले बिंदु का, जो हमारे कला के तत्वों का दूसरा ओरिया कहा जाए। तो इन रेखाओं के
पूरे मतलब 7 बिंदुओं के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण आपके इस चैप्टर का भाग होता है वो होता है हमारा रंग वाला बिंदु। तो हम रंग वाले के ऊपर चर्चा करते हैं। तो रंग क्या है, रंग को हमें देखना है। अभी रंग सबसे पहले हमें आपको देखना है कि ये रंग होते क्या है, कौन से रंग आपके प्राथमिक रंग है, कौन से रंग आपके द्वितीयक रंग है। यहाँ से भी आपका जो वन लाइनर जो क्वेश्चन होता है वो इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है। तो अभी जो 2024 वाला आपका पेपर हुआ था उसके अंदर यहाँ से रंग का चित्र पूछा गया था, एक क्वेश्चन तो वहां से था। आपके द्वितीयक रंग पूछे गए थे, आपके उदासीन रंग पूछे गए थे। तो वहां हम इन चैप्टर इस वाले बिंदु के अंदर देखेंगे कि जो हमारे रंग है वो कौन कौन से रंग है और उनको किस तरीके से एक चित्र के माध्यम से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इनको सबसे पहले एक ट्रायंगल के रूप में हम देखते हैं और रंगों का वर्गीकरण देखते हैं कि रंगों का जो वर्गीकरण है वो क्या क्या है। तो यहाँ जो ऊपर वाला बिंदु है, इस तरीके से मैं पहले प्राथमिक और द्वितीयक यानी फर्स्ट कलर और सेकेंडरी कलर दोनों को एक साथ आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये इस तरीके से एक स्टार शेप बनती है और स्टार का जो पहला हमारा ट्रायंगल है इसमें मैं ये फर्स्ट नंबर डाल देती हूँ ताकि आपको समझने भी इजी हो जाए। ये हमारे क्या है, 3 प्राथमिक रंग है और 3 प्राथमिक रंगों की सहायता से हमारे द्वितीयक प्रकार के रंग बनते हैं। तो हमारे प्राथमिक रंग कौन से हैं? सबसे पहले प्राथमिक रंग के अंदर लाल रंग आता है, दूसरा हमारा यहाँ पीला रंग आता है और तीसरा हमारा यहाँ पे नीला रंग आता है। तो इन तीनों रंगों को हम ध्यान से देखेंगे, लाल पीला नीला। तो यहाँ प्राथमिक रंग में हम कौन से लिखेंगे? लाल पीला और नीला। यहाँ से भी आपके किसी भी एग्जाम के अंदर देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न है वो रंग वाले चक्र के अंदर बहुत सारे प्रश्न है आपके बनते हैं। तो पूछा जाए कि हमारे प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो हमारा लाल पीला और नीला ये प्राथमिक रंग माने गए हैं। हमारे वैज्ञानिक हुए हैं प्रांग, ये सब प्रांग के अनुसार है। तो प्रांग ने रंग चक्र, ये प्रांग के रंग चक्र के नाम से जाना जाता है और प्रांग ने हमारे प्राथमिक रंगों को क्या बताया गया है, ये 3 रंग बताए गए हैं। अब हमारे सेकेंडरी कलर आते हैं। तो सेकेंडरी कलर जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो ये प्राथमिक रंग है इन 2 को हम आपस में मिलाते हैं। कोई भी 2 रंग है उनको हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास कौन सा रंग आता है, वो हमारा रंग कौन सा कहलाता है, सेकेंडरी कलर आता है। इसको आप अगर 3 कलर आपके पास ये तीनों है तो इन तीनों को आप एक साथ लेकर और उसको आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको इसका अच्छे से थोड़ा सा समझ में जल्दी आता है और वो आपके लिए इजी हो जाता है। अब देखिए लाल रंग है और येलो रंग यानी पीला रंग है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ रेड प्लस येलो, ठीक है। अब इनकी मात्रा हम कैसे रखें, कितना मिलाएं? हो सकता है एक कम या ज्यादा मिला सकते हैं हम। तो हमें क्या करना है, 50% मात्रा हमें रेड की लेनी है प्लस 50% मात्रा हमें किसकी लेनी है, येलो की लेनी है। दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो हमारे पास एक नया रंग बन के आता है और उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कलर यानी द्वितीय कलर कहते हैं। जो इस ट्रायंगल के अंदर आपको रखना है, 2 लाइनें बना दो इन दोनों के अंदर। इन सबको मिलाने से हमारे पास कौन सा रंग आता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी कलर कहलाता है। तो लाल और पीले को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, नारंगी कलर आता है, ऑरेंज कलर। इन दोनों को जब आप बराबर बराबर मात्रा के अंदर आप मिलाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका नारंगी कलर है वो तैयार होके आ जाता है। अब हमारे पास ये 2 रंग है और ये 2 रंग है। तो अब हम इनको मिलाते हैं, लाल और नीला। आप क्या मिलाओगे, रेड प्लस ब्लू। दोनों को आप मिलाओगे, वही इनकी मात्रा क्या रखेंगे, 50% और 50%। दोनों को मिलाएंगे। अब आप में कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे इन दोनों में ही कंफ्यूजन होते हैं कि यहाँ हरा आएगा या यहाँ हरा आएगा। तो आपको ये देखना है कि लाल और नीला जब मिक्स किया जाता है तो आपके पास कैसा कलर आ जाता है,
बैंगनी कलर आ जाता है। क्या कलर आएगा? बैंगनी कलर आएगा। और इसी तरीके से जब आपका येलो प्लस ब्लू को मिलाया जाता है तो आपके पास क्या आता है? ग्रीन कलर आता है। तो यहाँ इस ट्रायंगल के कोने पर आप क्या लिखोगे? सेकेंडरी कलर में हरा कलर लिखोगे, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? बैंगनी कलर लिखोगे। तो आपको ध्यान इतना ही रखना है। आपके प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं कि लाल और नीला मिलाया जाता है तो कौन सा कलर बनता है, पीला और नीला बनाया जाता है तो आपका कौन सा कलर तैयार होता है, या लाल और पीला मिलाया जाता है तो आपका कलर कौन सा तैयार होता है। एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है। आपके पास 3 कलर के नाम होंगे और 3 कलर के नाम से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा प्राथमिक रंग है। कोई 2 आप 3 आपको द्वितीय कलर दे देते हैं, एक उसमें प्राथमिक कलर रहता है, तो आपसे पूछा जाता है प्राथमिक कलर कौन सा है, या प्राथमिक कलर इनमें से कौन सा नहीं है, या द्वितीय कलर इनमें से कौन सा है। तो इस तरीके के प्रश्न है आपके इन प्राथमिक और द्वितीय कलर से पूछे जाते हैं। अब हमारे ये कलर का जो पूरा आपका चक्र बनता है ना, इसको रंग चक्र के रूप में देखते हैं। प्रांग का रंग चक्र कहते हैं। इसमें टोटल हमारे पास क्या होते हैं? 24 कलर होते हैं, और इस 24 में से अभी हमारे पास कितने आए हैं? 6 कलर आए हैं। 3 हमारे प्राथमिक थे और 3 हमारे द्वितीयक थे। अब हमारे पास ये जो 6 कलर है, अब 6 कलर से हमारे पास और हमारे क्या आते हैं? 6 कलर तैयार होते हैं। तो अब ये 6 कलर किस नाम से जाने जाते हैं? आपके मध्यस्थ कलर के नाम से जाने जाते हैं। और उस मध्यस्थ कलर को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये हमारा प्राथमिक कलर है, ये हमारा सेकेंडरी कलर है। अब इन दोनों कलर को, एक आपका प्राथमिक कलर प्लस एक आपका सेकेंडरी कलर, दोनों जब मिलाया जाता है वही मात्रा हम क्या रखेंगे? बराबर बराबर मात्रा रखेंगे। बराबर बराबर मात्रा रखने के बाद में हमारे पास जो कलर बन के आता है वो आपका क्या कहलाता है? मध्यस्थ कलर कहलाता है। मध्यस्थ कलर कहलाता है। तो ये आपका मध्यस्थ कलर है। जैसे लाल और यहाँ क्या है? बैंगनी, दोनों को मिलाएंगे तो रंग का नाम क्या आएगा? लाल बैंगनी आएगा। प्राथमिक कलर का नाम आप पहले रखोगे और द्वितीय कलर का नाम आप बाद में रखोगे, तो क्या कहलाएगा? ये लाल बैंगनी कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपका ये आपका कलर है नीला और यहाँ आपका कलर है बैंगनी। जब इन दोनों को बैंगनी को और नीले को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? ये नीला बैंगनी कहलाएगा, क्योंकि इसमें नीले कलर की जो शाइनिंग होती है वो आपकी ज्यादा इसमें दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपका ये क्या है? आपके मध्यस्थ कलर है। वो इस 6 कलर से आपके 6 कलर हैं, वो क्या आ जाते हैं? आपके मध्यस्थ कलर बनके तैयार हो जाते हैं। जब आपके ये मध्यस्थ कलर बनके तैयार हो जाएंगे तो इस पूरे चक्र में आपको क्या दिखाई देगा? 12 कलर हैं, वो आपके इस चक्र के अंदर आपको दिखाई देंगे। अब इन 12 कलर को हम वापस, इसका जो प्राथमिक कलर देखा, द्वितीय कलर देखा, मध्यस्थ देखा, अब आपके क्या आ जाते हैं? चतुर्थ कलर आ जाते हैं, 4th कलर। और ये जो 4th कलर है, इनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वही हमारा सिस्टम रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे? 2 सेकेंडरी कलर को मिलाएंगे। तृतीय कलर कहलाएगा ये। 4th नंबर का जो टॉपिक आएगा इसमें, वो नाम क्या रहेगा? उसका तृतीय कलर रहेगा। और उसका जो पैटर्न रहेगा, 2 द्वितीय कलर को आपस में मिलाने से। यानी अभी हमने एक फर्स्ट कलर मिलाया, एक सेकेंडरी मिलाया। अब हमें क्या करना है? 2 सेकेंडरी कलर को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कौन से कलर बन के आते हैं? आपके तृतीय प्रकार के कलर बन के आते हैं। तो इस तरीके से हमारे इस पूरे प्रांग चक्र के अंतर्गत हमारे पास ये कलर आ जाता है, और हमारा पूरा जो सर्कल है, एक चतुर्थ प्रकार का कलर इसमें और ऐड होता है, मिला के हमारे 24 कलर का ये पूरा सर्कल हो जाता है। यानी हम डिजाइन के अंदर जब तक हम कलर का प्रयोग नहीं करेंगे, हमारी ये रंग योजना क्या होती है? अधूरी मानी जाती है। अभी इसी का एक बिंदु हमें और देखने को मिलता है कि जो ये आपका पूरा रंग चक्र तैयार होता है, इसको हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि रंग होते कितने प्रकार के हैं, तो रंग आपको 2 प्रकार के माने गए हैं। एक क्या कहलाएगा? आपका गर्म कलर कहलाएगा, और एक आपका क्या कहलाएगा? ठंडा कलर कहलाएगा। यानी रंगों के प्रकार पूछा जाए, ये रंग के प्रकार हैं तो क्या है? 2 प्रकार के रंग माने गए हैं।
आधे कलर क्या है, हमारे गर्म रंग है, और आधे कलर है वो हमारे ठंडे कलर है। अब इस सर्कल के एक साइड में हम देखें, जिस साइड में लाल और पीला कलर है, ये लाल और पीला दोनों क्या है, आपके गर्म कलर है, और इनसे बनने वाला ये नारंगी कलर है, ये भी आपका गर्म कलर है। यानी जो आग को प्रेजेंट करता है, आग की जो लपट होती है या आग की जो चिंगारी होती है, वो हमें लाल, ऑरेंज और पीले कलर की दिखाई देती है। यानी ये सारे अग्नि से संबंधित है, तो ये हमारे गर्म कलर कहलाते हैं। और जहाँ आपका बैंगनी है, नीला और हरा है, ये तीनों कलर हमारे क्या आते हैं, ठंडे कलर में शामिल होते हैं। तो कलर को जिस तरीके से हमने रेखाओं को दो भागों में बांटा था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, रंग को भी दो प्रकार के अंदर बांटेंगे। तो ये दो प्रकार के रंग क्या है, आपके गर्म और ठंडे हैं। आपके प्रश्न है, इस रंग चक्र से आपके काफी तरह तरीके से स्वभाव के ऊपर भी इन रंगों को शामिल किया जाता है, या हमारी मनोस्थिति को प्रेजेंट करने में भी रंगों का काफी महत्व होता है। अलग अलग बिंदु है, आप अपने इस चैनल के ऊपर बने रहे। डेली आपको इसी पूरे टॉपिक को बड़े अच्छे से समझाया जाएगा। आगे आपके इसमें उदासीन कलर कौन से हैं, कल वाली वीडियो के अंदर आपको उदासीन कलर के बारे में बताऊंगी। टिंट और शेड क्या होता है ये आपको समझाऊंगी, जहाँ से मूल्य क्या होता है। कलर के अंतर्गत हमारे बहुत सारे बिंदु होते हैं, इनकी अलग अलग तरीके की योजनाएं होती है। पूरक योजना कौन सी होती है, समीपवर्ती रंग योजनाएं कौन सी होती है, त्रिकोणीय रंग योजनाएं कौन सी होती है, चतुष्कोणीय रंग योजनाएं कौन सी होती है। तो इनके ऊपर हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए इस चैनल के ऊपर बने रहे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।